धन का मूल्य। सीताकर ब्याज का व्यापार करता था। कर्ज के लिए उसके पास जो भी आते उनसे बहुत ही अच्छी तरह से पेश आता था। कोई कड़वी बात ही उसके मुंह से निकलती नहीं थी। इसलिए जरूरतमंद सब लोग उसी के पास कर्ज लेने आते थे। वसूली भी ऐसा ही करता था, किसी भी के मन को दुखाता नहीं था। बहुत से लोग उससे कर्ज लेने आते थे, लेकिन इतने सारे लोगों को अगर कर्ज देना हो तो उसकी संपत्ति भी पर्याप्त नहीं होगी। रोज बरोज उसके यहाँ आने वाले कर्जदारों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कर्जदारों के नाम व रकम दर्ज करने तथा वसूली का ब्यौरा लिखने उसने 4 गुमाश्तों को भी काम पर रख लिया। बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि वे भी ब्याज का व्यापार करें। वसूली करने की कला से वे अनभिज्ञ थे, इसलिए यह व्यापार करने से सकुचा रहे थे। ऐसे लोगों में से चंद्रपाल भी एक था। वह यूं तो पैसों के पीछे पागल तो नहीं या, किंतु वह चाहता था कि उसके पास जो धन है उससे थोड़ी बहुत कमाई हो। चंद्रपाल ने खूब सोचा विचारा और एक उपाय सोचा। सीताकर हर 100 पर 15 रुपयों का ब्याज वसूल करता है। उसने सोचा मैं 7.5 रुपयों का ही ब्याज लूंगा। उसके ब्याज में से आधा घटाने से सभी लोग मुझसे ही कर्ज लेने आएंगे। लोग इस बात के लिए उसके कृतज्ञ भी होंगे कि कम ब्याज ले रहा है। चंद्रपाल ने यह उपाय अपनी पत्नी को सुनाया। वह उससे भी ज्यादा अक्लमंद थी। पति के उपाय पर वह थोड़ी देर सोचती रही और फिर बोली, जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आप कर्ज देते जाएंगे तो हमारी सारी जायदाद हमसे छिन जाएगी। हम देखते देखते दरिद्र हो जाएंगे। सीताकर अधिक ब्याज वसूल करता है, इसी से उसे वसूल करने में दिक्कतें हो रही हैं। अगर हम कम ब्याज में कर्ज दें तो वसूली में हमें और भी अधिक दिक्कतें होंगी। इतने सारे ढेर लोगों से वसूल करना हमारे लिए कष्टतर कार्य होगा। सीताकर से हमारे जो अच्छे संबंध हैं वे भी खराब हो जाएंगे। उसके हृदय में हमारे लिए खोट पैदा हो जाएगी। अलावा इसके वह हमारा रिश्तेदार भी है। धर्मराज जैसा गुणवान व सन्मार्गी युद्ध जीतने के रहस्य को जानने के लिए शत्रुवर्ग के भीष्म पितामह के पास गया। आप भी सीताकर के पास जाइए और उसकी सलाह लीजिए। फिर निर्णय करते हैं कि भविष्य में हमें क्या करना है। चंद्रपाल को पत्नी की ये बातें ठीक लगीं। वह सीताकर के पास आया। सीताकर ने कहा, तुम मेरे पास आए, यह अच्छा ही हुआ। ब्याज का व्यापार हर किसी के बास की बात नहीं। धन से व्यापार करना तलवार की धार पर चलने के समान है। मैं भली भांति जानता हूं कि इस व्यापार में क्या क्या कष्ट और सुख हैं। इसीलिए अपना यह व्यापार और बड़े पैमाने पर करने की सोच रहा हूं। उसके लिए मुझे और बहुत साधन चाहिए। तुम जैसे धनवान अपना धन मुझे दे तो 100 के 10 रुपयों के हिसाब से ब्याज तुम्हें देता जाऊंगा। तुम्हारा धन मैं दूसरों को ब्याज पर दूंगा, लाभ कमाऊंगा। लेकिन हाँ, एक शर्त है, जो लोग मेरे पास अपना धन सुरक्षित रखेंगे उन्हें 5 सालों तक अपना धन वापस मांगना नहीं चाहिए। चंद्रपाल को लगा कि यह पद्धति सही है। बिना किसी मेहनत के अपने मूल धन पर ब्याज बराबर मिलता रहे तो इससे और क्या चाहिए। वह तो 7.5 रुपये ही ब्याज के रूप में वसूल करना चाहता था, लेकिन सीताकर तो 10 रुपयों के हिसाब से ब्याज देने वाला है। सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन 5 साल की अवधि उसे लंबी लगने लगी। उसने सोचा कि इतनी लंबी अवधि तक चुप रह जाना संभव है। अगर बीच में जरूरत पड़ जाए तो क्या किया जाए और किससे पूछे। चंद्रपाल ने सीताकर से अपना संदेह व्यक्त किया। उसके संदेह का निवारण करते हुए उसने कहा, अगर ऐसी आवश्यकता आ पड़े तो मुझी से कर्ज लो। तुम्हारे मूलधन से 3/4 कर्ज मैं दूंगा। चूंकि तुम्हारी रकम मेरे पास है, इसलिए 12.5 रुपये के हिसाब से ही ब्याज वसूल करूंगा।
उसमें से 10% का भाग तो तुम्हें मिलेगा ही। मतलब यह हुआ कि 2.5% के हिसाब से ही ब्याज वसूल करूंगा। अगर तुमने जल्दी ही कर्ज चुका दिया तो नुकसान भी तुम्हारा कम होगा। सीताकर की बातों से वह चकरा गया। जवाब दिए बिना वह वहां से चल पड़ा और अपनी पत्नी से सलाह मांगी। वह खुश होती हुई बोली, यह प्रस्ताव अच्छा है। हर साल ऐसे तो अपने खेतों से आमदनी भी होती रहती है। उस आमदनी से हम अपना खर्चा चलाएंगे। हमारे पास पैसे हैं, इसलिए हम अनावश्यक खर्चा भी करते जा रहे हैं। ब्याज मिलने की आशा में हम और भी पैसे इकट्ठे करने की कोशिश में लगेंगे। अगर हमें स्वयं ब्याज चुकाना हो तो हम संभल जाएंगे। जरूरत पड़ने पर ही कर्ज लेंगे। इस प्रकार के बचाव से तथा अनावश्यक खर्च से दूर रहने से हमारी जायदाद भी दुगुनी तिगुनी हो जाएगी। चंद्रपाल बिना और कुछ सोचे ही थोड़ी रकम सीताकर को दे आया। चंद्रराय के बगल में ही वीरभद्र रहता था। वे दोनों बचपन के दोस्त थे। जायदाद दोनों की बराबर की थी, लेकिन वीरभद्र खर्च ज्यादा करता था। उसकी आमदनी उसके लिए काफी नहीं पड़ती थी, इसलिए चंद्रपाल से कभी कभी कर्ज लेता और वापस करता था। लेकिन जब से चंद्रपाल ने कर्ज देने का काम शुरू किया, तब से उसे वह दे नहीं पाता था। अनावश्यक खर्च मत करो, किफायत बरतो। जो बचता है सीताकर को दो और ब्याज लेते रहो। तुम भी सुखी रहोगे और तुम्हारे बच्चे भी। चंद्रपाल ने उसे सलाह दी। वीरभद्र को उसकी सलाह नहीं जंची। उसने अपनी पत्नी से दोस्त की बताई बात बताई तो उसने कहा, हर एक की अपनी अपनी पद्धति है। कुछ लोग धन सुरक्षित रखते हैं, कुछ लोग धन से सुख पाते हैं। हम उस सुखी वर्ग के हैं। इसके कुछ दिनों बाद वीरभद्र के खेत में मिर्च की अच्छी फसल हुई। उसे बेचने पर उसे 4,000 रुपए मिले। घर का खर्चा छोड़कर अब उसके हाथ में 3,000 रुपए बचे। उसकी पत्नी ने उस रकम से हीरों का हार बनवाना चाहा। वह सुनार के पास गई तो उसने साफ बताया कि हीरों का हार बनवाने के लिए कम से कम 5,000 लगेंगे। आपके दोस्त को नारियल के पेड़ों से 5,000 की आमदनी हुई है। उसने अब तक वह रकम सीताकर को दी नहीं होगी। जाइए और उनसे कर्ज लीजिए, वीरभद्र की पत्नी ने कहा। वीरभद्र ने चंद्रपाल से बात कही। पहले तो चंद्रपाल ने अपने मित्र को सलाह दी, उपदेश दिया, हीरों के हार पर क्यों व्यर्थ खर्च करते हो, जाओ और यह रकम सीताकर को दो। तब वीरभद्र ने कहा, कुछ ऐसी जरूरतें हैं जो तुम नहीं समझते, तुम्हारे दिमाग में नहीं चढ़ती। अगर मैंने हीरों का हार नहीं बनवाया तो मेरी पत्नी रूठेगी, उसके दुख से मर जाएगी। मैं इतना दुष्ट तो नहीं है कि पैसों के लिए अपनी पत्नी का गला घोंट दूं, मेरी गलती की वजह से वह मर जाए। तब चंद्रपाल ने कहा, अच्छा तो एक काम करते हैं। नारियलों को बेचने से मुझे जो लाभ हुआ वह रकम मैं सीताकर को दे दूंगा। तुम्हें जो रकम चाहिए उसमें से कर्ज के रूप में लूंगा। वैसे तो वह 100 के लिए 15 रुपयों का ब्याज लेता है, लेकिन जो अपना धन उसके पास रखते हैं उनसे 12.5 ही का ब्याज वसूल करता है। मतलब 2.5 रुपयों का फायदा होगा। अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्ति तुम आवश्यक समझ रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह उपाय बताया। फिर तुम्हारी मर्जी। यह जरूर है कि वीरभद्र खर्चीला है, आवश्यक या अनावश्यक खर्ची के लिए लोगों से पैसे भी लाता है, लेकिन आज तक उसने किसी से कर्ज नहीं लिया। उसे लगा कि चंद्रपाल भी दोस्ती निभाने के लिए ही कर्ज दिलवाने का इंतजाम कर रहा है। उसने चुपचाप वीरभद्र की सलाह मान ली। चंद्रपाल स्वयं सीताकर के पास गया, उसे धन दिया और ब्याज पर पैसे लेकर उन्हें चंद्रपाल को दिया। यह जानकर उसकी पत्नी के दिल को बड़ी ठेस लगी। उसने कहा, सोचा था कि आपके मित्र बड़े भलमानस हैं, पैसों की बड़ी फिक्र है उन्होंने।
मैत्री धर्म भी भुला दिया। वीरभद्र ने अपनी पत्नी के लिए हीरों का हार बनवाया। उनको ब्याज चुकाना है, इसलिए पति पत्नी ने बड़ी ही किफायत बरती और पैसे जुटाए। एक दिन 2100 रुपए लेकर वीरभद्र अपने मित्र चंद्रपाल के घर गया। चंद्रपाल ने गिना और 100 रुपए लौटाते हुए कहा, तुमने तो मुझसे 2000 ही लिए थे, तो फिर यह अदना 100 क्यों? वह 5 महीनों का ब्याज है। वीरभद्र ने कहा, छी, कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने दोस्त से क्या ब्याज वसूल करूंगा? हम बचपन के दोस्त हैं। तुमने मुझे गलत समझा है, दुखी चंद्रपाल ने कहा। वीरभद्र ने कहा, अब तुम्हारा मन बदल गया होगा। याद है, जब रकम दी तब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि अपनी रकम यथावत सीताकर को दूंगा और उसमें से तुम्हारे लिए कर्ज लाऊंगा। वीरभद्र की बातों में कड़वापन था। तुम भी कैसे बुद्ध निकले, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए हिसाब बता रहा था। मैंने तुमसे कहा भी था कि ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा। मेरा तो यह अभिप्राय था कि ऐसा कहने पर तुम जान जाओगे कि धन का कितना मूल्य है। तुम्हें देने से मुझे नुकसान भी होता है, यह मेरे लिए चेतावनी भी है। मेरा मतलब तो तुमसे ब्याज वसूल करने का नहीं था। वीरभद्र जान गया कि चंद्रपाल सच्चा मित्र है और यह भी जान गया कि धन कितना मूल्यवान है। उसने चंद्रपाल से क्षमा मांगी। इसके बाद वीरभद्र ने खर्च कम किया। कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगे।